वेलकम टू लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि जो भी आपका मिड टर्म एलएलबी 4 ईयर लॉ में होने लगा पेपर, उसके अंदर जो भी आपको पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स आएंगे वो इस वीडियो में कवर होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ से सिलेबस ज़रा दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं जा रही हूँ मिड टर्म के पॉलिटिकल साइंस में। अब देखें, यहाँ से तकरीबन आपको आएंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इन 3 यूनिट से आएगा आपको मिड टर्म में। उसके अलावा आपको आएगा यूनिट 4 एंड 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक जो यूनिट्स हैं इनसे आपको मिड टर्म के पेपर में सवाल आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी की रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे कि 6 से लेके तकरीबन ये 9 तक हैं, ठीक है। 6 से लेके 9 तक आपको फाइनल में आएगा, यानी कि यूनिट 1 से लेके पूरा 9 तक, 1 से लेके पूरा 9 तक फाइनल में आएगा। और मिड टर्म में सिर्फ आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिक्टेटरशिप, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और इस तरह के चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे आगे चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन चैप्टरों के अंदर भी यही सेम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आपने डालना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये एक भी तैयार कर लिया तो बाकी के सारे जो इस पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 के जो चैप्टर्स हैं वो इसी की मदद से ही कवर हो सकते हैं, ठीक है, इस पहले चैप्टर की मदद से। तो ये पहला चैप्टर है किस बारे में? ये है इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल साइंस का, कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है वो आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में दे दिया गया है। इसमें आपने बताना है पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये सिखाता है कि स्टेट, यानी कि हमारा जो कंट्री है, पाकिस्तान की एग्जांपल दे देती हूँ। पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है, कंट्री है हमारा। स्टेट को आप कंट्री भी कह सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चलता है, ये स्टेट बनी कैसे, यानी कि ये जो पूरा पाकिस्तान है ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कैसे आए, गवर्नमेंट कैसी वर्क कर रही है, पावर्स, हर इदारे को पावर्स कैसे दी गई हैं, और ये जो कंट्री है हमारा, यानी कि जो स्टेट है, ये कैसे कंट्रोल में चल रहा है। यानी कि आप खुद देखो हर चीज़ कितने तमीज़ के साथ चल रही है। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, आर्मी और नेवी अपने काम कर रही हैं, वहीं पे बाकी की गवर्नमेंट इदारे अपना कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। इट एक्सप्लेन्स द डिसीजन मेकिंग लॉज एंड द लीडरशिप। ये जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है हमें ये सिखाता है कि कंट्री को चलाने के लिए कैसे डिसीजंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ये चीज़ें भी हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाते हैं। उसके अलावा जो लॉज बनाए जाएंगे वो लॉज कैसे लोगों पे हमने लगाने हैं। और लीडरशिप, यानी कि जो हमारा हेड बनता है किसी कंट्री का, जैसे कि अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ, ठीक है, हमारे हेड हैं, यही हमारे कंट्री को लीड करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में ये जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लीडर। ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे पास्ट में भी। तो ये लीडर कैसे बने थे, लीडर बनने के बाद इन्होंने क्या रोल अदा किया, ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ही सिखाता है। फिर आपने बताना है इट हेल्प्स लॉ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है लॉ के स्टूडेंट्स को इस तरह से मदद करता है कि लॉ के स्टूडेंट को ये सिखाता है कि गवर्नमेंट का इदारा कैसे काम करता है और स्टेट का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, यानी कि हमारा कंट्री है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कहाँ पे लॉज लग रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे चल रही है। इस तरह से जो लॉ के स्टूडेंट है उनको पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है। ये मालूमात आपने इंट्रोडक्शन में देनी होगी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। में सारा कुछ आपने बताना है वही जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाता है कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है मुल्क में और गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलाया जाता है, पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन इदारों में, लॉज कैसे लगाए जाते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ जैसे कि आजकल हमारा बसंत का सीज़न चल रहा है, ठीक है, लाहौर में लोग बसंत मना रहे हैं। वही बसंत हम इस्लामाबाद में नहीं मना सकते, क्योंकि यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया है कि पॉलिसी ऐसी बनाई है कि सिर्फ लाहौर में जाके आप बसंत मनाओ और बाकी की लोकेशन में नहीं। क्योंकि जैसे कि इस्लामाबाद में हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं बसंत मनाऊँगी
तो मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं दे रखा गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट खुद बनाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देना है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत से स्टूडेंट्स को इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं पता। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करके समझाना, मेकिंग समथिंग ईजी, मेकिंग समथिंग। अपने पास कहीं आप लोग लिख लिया करें ताकि ये याद रह जाए इस तरह के वर्ड, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का जो लफ्ज़ है वो आपको हर ईयर में बार बार यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग समथिंग ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस को मज़ीद आसान करके समझा रही हूँ। तो ये जब आपने मेन हेडिंग दे दी ना, फिर इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। आप चाहो तो डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस को, या फिर किसी डिक्शनरी का रेफरेंस दे के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैम हमें रेफरेंस वगैरह डिक्शनरी की याद नहीं रहते, हम स्किप कर दें। तो आप बेशक स्किप कर दो, बट डिक्शनरी का रेफरेंस देने से क्या फ़ायदा होता है, आपको 1 नंबर इसके भी एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं कि आपने डिक्शनरी का नेम भी याद रखा और इस डिक्शनरी ने किस तरह से पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेन किया वो चीज़ भी आपने याद रखी, तो इसलिए आपको इसके भी नंबर मिल सकते हैं। फिर आपने इस डिक्शनरी के बारे में बताना है कि ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है कि पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं गवर्नमेंट के इदारों में, पॉलिटिकल पार्टी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान में या जितने भी मुल्क हैं उनमें कैसे चलता है, और पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। नेक्स्ट में हमने हेडिंग देनी है डेफिनेशंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे मैंने 4 बंदों की डेफिनेशन दी हुई है, आप इन चारों में से किसी एक की याद रख लो, ठीक है। मैंने 4 किस लिए दिए, क्या पता मेरी उस एक डेफिनेशन आपको वो अच्छी ना लगे, इसलिए मैंने 4 दे दिए। चारों में से कोई भी आप अपनी पसंद की उठा के एक याद कर लें। पहला बंदा है जिसका नाम है गिलक्रिस्ट। पॉलिटिकल साइंस स्टडी स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट के बारे में स्टडी करता है और गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करता है, और हमें भी सिखाता है कि स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या है। गार्नर कहता है कि स्टेट फोकस करता है कम्प्लीटली पॉलिटिकल साइंस पे, यानी कि जो स्टेट यानी कि जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, पॉलिटिकल साइंस की मदद से हम जान सकते हैं कि कंट्री को चलाया कैसे जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टेट है, जो कंट्री है हमारा, वो चलता ही पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ हमें गार्नर कह रहे हैं। ये कुछ डिफरेंट लोग हैं जिनके पास लॉ का बड़ा अच्छा तजर्बा है, पॉलिटिक्स का बड़ा अच्छा तजर्बा है, पॉलिटिकल साइंस का, इसलिए इन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी। दूसरे हैं हमारे पास डॉक्टर ल्यूकॉक। इन्होंने बताया है इट एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट चलाई कैसे जाती है पॉलिटिकल साइंस की मदद से, ठीक है। फिर आता है डेविड एस्टन। पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग फॉर द सोसाइटी। डेविड एस्टन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो होती क्या, और पॉलिटिक्स की मदद से कैसे हमारे सोसाइटीज़ के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल निज़ाम है पूरा। हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी डिसीजन लेती है उसको ज़ाहिर बात है हम पे भी असर पड़ता है, यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे टैक्स लगाएगी तो हमें ही वो टैक्स देना पड़ेगा, सही है। तो इस तरह से ये हमें बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसी की वजह से सोसाइटी के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। नेक्स्ट में हमने हेडिंग देनी है डेरिवेशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स, यानी कि जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये कहाँ से इजाद हुआ। पॉलिटिक्स का वर्ड पहली दफ़ा इजाद हुआ था ग्रीक ज़बान से। ग्रीक में पॉलिटिक्स को पोलिस कहा जाता था। पोलिस का इंग्लिश में मतलब बनता है सिटी स्टेट, ठीक है। यानी कि हमें ये बता रहा है कि पॉलिटिक्स का इजाद कहाँ हुआ, कब इसको ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है। फिर आपने एरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है नेम, क्योंकि एरिस्टोटल वो इंसान है, इनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। इनकी प्रॉपर वाली तस्वीर हमारे पास नहीं है, ये किसी ने स्केच बनाई हुई है एरिस्टोटल की, क्योंकि ज़ाहिर बात है एरिस्टोटल उस ज़माने में थे जब ऑब्वियसली मोबाइल्स एंड फोटोग्राफ्स और ये चीज़ें इतनी आम नहीं होती थी, तो किसी की तस्वीर खींचना इतनी मामूली सी बात नहीं होती थी उस ज़माने में। इसीलिए इनकी तस्वीर किसी ने इस तरह से स्केच बना दी कि ये ऐसे दिखते थे। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहा जाता था कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ था, यानी कि इनके पास पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, सही है। इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था। ही कॉल्ड पॉलिटिक्स द मास्टर साइंस। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो भी इंसान पढ़ जाता है वो कम्प्लीटली मास्टर कर जाता है पॉलिटिक्स को, यानी कि अगर आप में से कोई भी इंसान, ऑब्वियसली जो लॉयर्स होते हैं उनको पॉलिटिक्स में मोस्टली कईयों को जानने का शौक़ होता है, तो अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट समझ आ जाए तो अपने आप आपको पॉलिटिक्स भी समझ लग जाती है। यही बात हमें एरिस्टोटल समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देने हैं
ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इसमें हमने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़े हो पॉलिटिकल साइंस का, इसको ईजाद किसने किया, किस ज़माने में ईजाद हुआ, किसने किया, सही है। आपने बताना है कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के आइडिया को ईजाद कराया, फिर गुजरते वक्त के साथ साथ डिफरेंट बंदों ने इसको मज़ीद डिस्कस किया, यानी कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, एक बंदा नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे। फ़िलासफ़र एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी, तो यहाँ पे फ़िलासफ़र्स लिखा है, यानी कि बहुत सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स, इन सब ने पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर, यानी कि जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इन्हीं को हम पॉलिटिकल आइडियाज़ कहते हैं। तो इनकी वजह से, ग्रीक फ़िलासफ़र्स की वजह से पॉलिटिकल आइडियाज़ ईजाद हुए, और गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे भी मज़ीद रिसर्च करी। और मॉडर्न दौर की बात कीजिए तो यहाँ पे लिखा है टुडे इट इज़ यूज इन मॉडर्न रिसर्च, यानी कि आजकल के दौर में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंस को मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं। और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा, ठीक है। अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सेमेस्टर का पार्ट 1 LLB, इसमें डिटेल नोट्स नहीं होते, यानी कि इसके अंदर आपको बहुत डिटेल से ना ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना इतना डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में कभी CSS किया तो CSS के अंदर आपको बेतहाशा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको हर बंदे की लिखी हुई पॉलिटिक्स समझाई जाएगी। तो ये वाला जो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ ये बड़ा आसान है, बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का पार्ट 1 का LLB के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फिर आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें सिखाई जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट आपने बताना है सिस्टमैटिक स्टडी, यूज़ फैक्ट्स एंड रिसर्च, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना कोई भी बात हवा में नहीं लिखी गई, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के बारे में अगर जानना चाहोगे तो गवर्नमेंट पे बाकायदा रिसर्च किया पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट वालों ने, यानी कि जिन जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की किताब लिखी, ये जो आज आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो ऐसी तो नहीं हवा में बन गई। ज़ाहिर बात है इस किताब को लिखने के लिए कुछ लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए गवर्नमेंट को बाकायदा चेक किया, सीखा, समझा, उसके बाद जाके इन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को बनाया, ठीक है। तो आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस रिसर्च की बाकायदा, और फैक्ट्स इसमें यूज़ है। फैक्ट्स मीन्स जो हकीकत में ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट जो काम कर चुकी है वो सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में हकीकत को कहते हैं, इंग्लिश में फैक्ट्स, ठीक है। तो जो कुछ भी हकीकत में गवर्नमेंट कर चुकी है, जो भी रिसर्चेस हो चुके हैं, ये चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगी। एक ये खूबी है पॉलिटिकल साइंस की। दूसरी खूबी पॉलिटिकल साइंस की ये है कि ये हमें सोसाइटी के बारे में बताती है। अब ज़ाहिर बात है अगर आप चाइना चले जाओ, चाइना की सोसाइटी हो रहा है, वहाँ का लोगों का रहन सहन हो रहा है, तो उसी के हिसाब से एक गवर्नमेंट वहाँ की मौजूद होगी। वैसे ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के हिसाब से डिज़ाइन की गई होगी, समझ आ रही है। वैसे ही अंग्रेज़ों की अपने हिसाब की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी सिखाता है कि सोसाइटी क्या होती है और हर सोसाइटी के हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है, ये चीज़ भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। और तीसरी जो चीज़ है जो पॉलिटिकल साइंस सिखाता है वो ये सिखाता है कि लॉज, कौन से लॉज हमारी सोसाइटी पे ज़्यादा सूट करते हैं, किस तरह से सोसाइटी के अंदर लॉज लगाए जाएँ और गवर्नमेंट में लॉज को लगाया जाए, एक ये चीज़ हमें बताता है। उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसमें आपको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, हिस्ट्री का सब्जेक्ट, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी थोड़ी थोड़ी आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगी। यानी कि आप लोगों को ऑब्वियसली जो न्यू लॉ है 400 वालों का, आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी नहीं है। आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सोशियोलॉजी एक ऐसी किताब है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोसाइटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप यही समझ लें कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर सोशियोलॉजी की भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाएगी, इकोनॉमी की भी, यानी कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री का होना ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि पॉलिटिकल साइंस ईजाद कैसे हुई और गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है पास्ट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी हिस्ट्री से मिलती हैं। फिर हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में बताई जाती हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स चलाई कैसे जाएगी, दिमाग से कैसे आप लोग काम लें, ये सारा कुछ हमें साइकोलॉजी का सब्जेक्ट सिखाता है। और ये चीज़ भी, थोड़ी बहुत बातें इसकी भी पॉलिटिकल साइंस में आपको मिल जाती है। इसलिए मैंने टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ बातें, लेकिन आपने बताना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौजूद होती हैं। पॉलिटिकल साइंस इनके बगैर नहीं चल सकता और ना ही ये सारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बगैर चल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। फिर आपने बताना है 2 साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। आपने बताना है पॉलिटिकल साइंस के 2 साइड्स हैं। पहली साइड है नॉर्मेटिव साइड, व्हाट गवर्नमेंट शुड बी। एम्पेरिकल साइड, व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली इज। अब हम यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स पहले समझते हैं।
हमें यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोग चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मेटिव साइड का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट दैट पीपल वांट, ठीक है, दैट पीपल वांट, यानी कि हर बंदा चाहता है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी बने। जो दूसरी साइड है वो होती है एक्चुअल, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हमारी, ये वो है, ठीक है, जिसको इंसान बदल नहीं सकते, ना इंसानों की मर्जी से बनाएगी, बट ऑलरेडी ये गवर्नमेंट एग्जिस्ट करी है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हमें ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इंसानों को ये सिखाती है कि किस तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा सूट करती है उनके लिए। ये चीज़ें भी आपको पॉलिटिकल साइंस में बताई जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी सिखाता है कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो चलती कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस में हर चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड मिलेगी। तो पहला वाला नॉर्मेटिव साइड का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो इंसान चाहता है, जैसे कि इंसानों के जहन में जैसे ख्यालात हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का मतलब है बैड और रॉन्ग के बीच फ़र्क करना, यानी कि लोगों को पता है कि उनके हक में गलत क्या है, उनके लिए सही क्या है, ठीक है, बैड एंड रॉन्ग, गुड, मैंने 2 दफ़ा बैड के 2 बार लिख दिए। वैल्यूज़ का मतलब है बैड या गुड, यानी कि ये वो गवर्नमेंट है ना नॉर्मेटिव साइड, जिसका लोगों को इल्म है कि कौन सी चीज़ गवर्नमेंट करेगी तो वो हरकत गलत होएगी, कौन सी चीज़ गवर्नमेंट करेगी जो वो हरकत सही मानी जाएगी, और लोगों के खुद के भी आइडियाज़ उसमें इन्वॉल्व होंगे कि गवर्नमेंट को इस तरह का बनना चाहिए। तो ये वो गवर्नमेंट है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, बनी नहीं हुई, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको पॉलिटिकल साइंस नॉर्मेटिव साइड की मदद से सिखाता है। इसमें हमें ये चीज़ एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट जो है लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, और आप सबको अच्छे से पता है हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसी होती ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में इतना जो है बुरे लोग आए होते हैं, हमारे लॉज नहीं यूज़ किए जाते गवर्नमेंट्स में, को बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। बट हमें पॉलिटिकल साइंस कहता है कि ये इस तरह की जो गवर्नमेंट है हर बंदा चाहता है। फिर आता है एम्पेरिकल साइड। एम्पेरिकल साइड में जो ये वो गवर्नमेंट है जो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट लगी हुई इसी के लिए, उसी के ऊपर ये बात कर रहा है। यानी कि ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो टैक्स बढ़ाती रहती है, वोटिंग सिस्टम कोई खास इसमें होता नहीं है, वोटिंग अगर हो भी जाए तो उसमें भी ये लोग बेईमानी करते हैं। यानी कि जो अभी हमारी हकीकत में जो गवर्नमेंट है ना, उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस सिखा रहा है, ठीक है। तो ये वो गवर्नमेंट होती है जो हकीकत में बनाई गई होती है, यानी कि रियल होती है। उसके अलावा जो कुछ भी ये गवर्नमेंट कर चुकी है काम, उसका डाटा ये कलेक्ट करता है अपने पास पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करें तो नेक्स्ट हेडिंग का मतलब है वेरी सिंपल समरी। अच्छा, इसमें जो यही है ना नॉर्मेटिव साइड एंड एम्पेरिकल साइड, इसी को दोबारा मैंने शॉर्ट करके बता दिया कि नॉर्मेटिव का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जो आइडल हो, हर इंसान चाहता है कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए। एम्पेरिकल गवर्नमेंट वो होती है जो हकीकत में गवर्नमेंट मौजूद है, जो इंसानों को पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जो मुसलसल हम पर टैक्स लगा रही होती है, वोटिंग सिस्टम उसमें कोई होता नहीं है खास, बेईमान सी गवर्नमेंट होती है, यानी कि अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का काम है दोनों तरह से हमें चीज़ें सिखाए, इसलिए इसने वो गवर्नमेंट का सिस्टम भी हमें सिखाया है जो अच्छी होगी, और ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम भी हमें सिखा दिया है जो भी चल रही है और वो बेईमान है। इस तरह की गवर्नमेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इस तरह की बातें हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। फिर आता है स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। स्कोप का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो कितनी बातों को कवर करता है। पॉलिटिकल साइंस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट की मिलेगी, यानी कि कंट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे अस्पताल हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, इन सब को हम इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलती है। बिहेवियर्स, यानी कि इंसानों का क्या रवैया होता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। उसके अलावा जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स बनाती रहती, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी बसंत की, जैसे कि लाहौर में बसंत चल रहा है, लाहौर में सारे जा रहे हैं बसंत मनाने, बट वही बसंत वो कराची में या डिफरेंट लोकेशंस में नहीं मना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ आप लाहौर में मना सकते हो, लाहौर में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाती हैं, क्यों बनाती है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस के आगे से कितनी ब्रांचेज हैं। सबसे पहली ब्रांच आती है पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी की, दूसरी ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तीसरी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, फिर चौथी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, और पांचवी है पॉलिटिकल इकोनॉमी की। तो ये जो मैंने आपसे 5 ये बातें जो पढ़ी हैं आपके सामने, ये ब्रांचेज हैं, यानी कि
पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मज़ीद डिवाइड होके इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इनमें है क्या, शॉर्ट करके बता देती हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी में ये सिखाया जाता है पॉलिटिक्स कहाँ से ईजाद हुई, गवर्नमेंट कैसे ईजाद हुई, ये यानी कि बिल्कुल बेसिक थ्योरी से रिलेटेड इसमें बातें हैं। इसमें कुछ थ्योरीज भी बताई गई हैं। थ्योरीज मीन्स कि जो डिफरेंट लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पर रिसर्च किया, उन्होंने अपनी थ्योरी बताई कि गवर्नमेंट अगर ऐसी हो जाए तो इतना फ़ायदा होगा, तो यानी कि इसमें थ्योरीज वगैरह डाली गई हैं, ठीक है। आपने लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझ लें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट चलाई कैसे जाती है। गवर्नमेंट चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेट करना, गाइड करना। तो ये पूरा एक सेट अलग से किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें जो अभी गवर्नमेंट चलाने वाला इदारा है ना, वो क्या करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ता है ताकि उनको गवर्नमेंट चलानी आ जाए। फिर आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनके साथ साथ, ठीक है। अच्छा, जो लोग CSS करके मुल्क से बाहर जाते हैं और डिप्लोमेटिक बनते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्बेसडर्स, ये वो लोग होते हैं जो CSS करके ऐसी जगह पे जाते हैं, CSS करके फिर वो एम्बेसडर्स बन जाते हैं, एम्बेसडर्स करके मुल्क से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के। दूसरा है पॉलिटिकल इकोनॉमी, और जो पॉलिटिक्स में आके पैसे के बारे में जानना चाहता है तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के सब्जेक्ट को सीखता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि पॉलिटिकल साइंस में मज़ीद जो है इसकी ब्रांचेस यानी कि इसके मज़ीद सब्जेक्ट्स आगे से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के आगे से ये टुकड़े हैं, ठीक है, अलग अलग। लेकिन ये सारा कुछ आपको अकेले पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी मिल जाएगा और अलग से भी सब्जेक्ट्स में इस तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको आती है मेथड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसमें यह बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस का क्या मेथड है, किस मेथड से हम पॉलिटिकल साइंस को सही से समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड कंपैरेटिव मेथड भी आपको आगे चैप्टर में आएंगे तो मैं वहीं से सिखा दूंगी, ठीक है। इसमें बस इतना बताया गया कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में किस मेथड के ज़रिए आप चीज़ों को समझ सकते हो। यानी कि मिसाल के तौर पर जब आप पॉलिटिक्स में घुसते हो या गवर्नमेंट के इदारे में कोई हेड बनते हो, ठीक है, तो आप कैसे चीज़ों को सीखोगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, तो ये टॉपिक उस बारे में। तो ये आगे जब चैप्टर्स में आएगा तब सिखा दूंगी, ठीक है, आने वाला है थोड़ी देर में। अभी इसके अंदर आपको की फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बताने हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में कौन सी फीचर्स यानी कि क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा मौजूद हैं। सबसे पहले तो इसमें पावर्स के बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट के इदारों के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि मेडिकल जो हॉस्पिटल हो गया या कोई स्कूल हो गया या जितने भी इदारे हो गए उनको अपने इंस्टीट्यूट्स कहते हैं हम, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट के हवाले से भी आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। लॉज कैसे अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट्स पे, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो लड़ाई लग जाती है गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की लड़ाई को कैसे सॉल्व करा जाता है, लड़ाइयाँ क्यों लगती हैं, और इन लड़ाइयों के ऊपर कॉपरेशन कैसे की जाती है। हमने अक्सर देखा होगा कि PTI और नून लीग की लड़ाई लगी है किसी बात पे। ये दोनों जो है पार्टीज़ है ना, तो पार्टीज़ भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिखाई जाती है, सही है। तो इसलिए इनकी जो लड़ाई लगी है, कॉन्फ्लिक्ट को लड़ाई कहते हैं। इनकी कॉपरेशन कैसे होगी, कॉपरेशन में जो लड़ाई लगी थी उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। पॉलिटिकल साइंस जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि स्टेट क्या होती है, यानी कि हमारा कंट्री है वो क्या है, कैसे चलाया जाता है, लॉज कैसे हमारे गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लॉ बनाने का मकसद क्या है ऐसी गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है जो एक कंट्री को रन करती है, एक कंट्री को चलाती है, ठीक है। मैं ऑलरेडी जो पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट था ना, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली उसमें भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड द पॉलिटिक्स। आपने शॉर्ट बात बतानी है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जो थ्योरी की तरह लिखा जाता है। थ्योरी में जो कहानी की तरह बड़ी बड़ी बातें उस पर लिखी जाती हैं। वहीं पे जो पॉलिटिक्स है वो इंसान को सिखाती है कि पावर्स पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में कैसे हैंडल होती हैं, कैसे मिलती हैं। ये फ़र्क है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में। ये बात यहाँ पे भी लिखी कि पॉलिटिकल साइंस एक थ्योरेटिकल स्टडी है, वहीं पे पॉलिटिक्स हमें ये सिखाता है कि पावर्स को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जब पॉलिटिक्स में घुसते हो तो आपको जो पावर्स मिलती हैं उस ओहदे की, उस जगह पे जहाँ पे आप होते हो, तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे, ये चीज़ें मैं पॉलिटिक्स साथ सिखाता है। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है जनरल कॉन्सेप्ट, नेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी हमने करना क्या है ना कि इसकी शुरुआत में जो भी लिखना है सारा को, जो ऊपर मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था
वो सारा का सारा आपने इसकी शुरुआत में डाल देना है, फिर आपने जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होएगा कि अगर आपको जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ये जो आंसर है अगर सही से नहीं भी आता होगा तो पॉलिटिकल साइंस जो आप पूरा लिख देंगे पिछला वाला आंसर, तो आपका अच्छा खासा आंसर कवर हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसके अंदर भी ज़ाहिर बात है सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो ऊपर बातें मैंने पढ़ी हैं दोबारा इसमें रिपीट हो जाएंगी कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पावर, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, इन चीज़ों को स्टडी करता है, इन्हीं के ऊपर इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर और किस मेथड के थ्रू सारा कुछ हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वही बात है जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें आपने जनरल कॉन्सेप्ट में बता देनी है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है की एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। की एस्पेक्ट्स का मतलब है पॉलिटिकल साइंस अपनी इस किताब में क्या क्या चीज़ें वो लिखता है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसी को की एस्पेक्ट्स कहते हैं। पहली बात तो ये पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाएगा कि पावर्स और गवर्नेंस क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारे को पावर कैसे दी जाती हैं। गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट को चलाना उसी पावर के साथ, इसको गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट का इदारा कैसे चलाया जाता है, कोर्ट्स कैसे चलती हैं, इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा नून लीग को वोट मिल गए हैं, नहीं पीटीआई को ज़्यादा मिल गए, नहीं नून लीग को ज़्यादा वोट मिल गए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये होती है इलेक्शन, सही है। वही नॉर्मल सी बातें हैं जो आम जिंदगी में आप इलेक्शंस और पॉलिटिक्स देखते हो, उसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी पार्लियामेंट, कोर्ट और इलेक्शन से रिलेटेड इस किताब में। पॉलिटिकल बिहेवियर एंड वोटिंग पैटर्न, यानी कि हमें इस सब्जेक्ट में ये सिखाया जाता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों का कैसा होता है, यानी कि जो लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं उनका रवैया कैसे होता है उन लोगों के साथ जो उनको वोट देते हैं, और जो वोट देने वाले लोग हैं वो वोट क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, ये चीज़ होता है वोटिंग पैटर्न, यानी कि लोगों के पैटर्न और आदतों को समझना, रवैयों को समझना कि कोई इंसान किस वजह से वोट देता है। फिर आता है पॉलिटिकल आइडिया एंड आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडिया एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी को कंफ्यूज ना करिएगा, आइडिया और आइडियोलॉजी सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये भी सिखाता है कि पॉलिटिकल आइडिया लोगों को कैसे आते हैं, यानी कि लोग, आपने अक्सर देखा होगा ना फिल्मों में कि एक विलन पॉलिटिशियन होता है, वो खुद को जिताने के लिए खुदा ना खास्ता कहीं पे ब्लास्ट या इस तरह के कुछ काम कर देता है। मैंने थोड़ा हल्का में बोला है क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियो इस तरह की डालती हूँ तो यूट्यूब फिर इस तरह की वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और कहता है नहीं आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैंने हल्का सा बता दिया है कि पॉलिटिशियंस जो कमीने होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने जहन में फजूल ख्यालात लाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाने के लिए हम ये काम करेंगे, नहीं तो हम वो करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से भी कह सकती थी, कुछ लोग ऐसे भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी खिदमत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आजकल मरीम नवाज़ करी। हमने देखा जैसे ही मरीम नवाज़ इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, हमने देखा पाकिस्तान में एकदम से चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ हुकूमतें आती हैं जो कोई काम नहीं करती, कुछ ऐसी आती हैं जो मुसलसल कुछ ना कुछ कर रही होती हैं हमारे मुल्क के लिए। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस ये आइडियाज़ इसलिए जहन में लाते हैं ताकि हम लोगों का दिल जीत सके। कुछ लोग खुद गलत काम करके भी आगे आ जाते हैं और कुछ लोग अच्छे काम करके भी आगे आ जाते हैं। इन सबको आइडियाज़ कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं जहन में कोई आइडियाज़ लेके आते हैं जिसकी मदद से लोगों का दिल जीत सके, ताकि उनको दोबारा से वोट मिल सके, ताकि ये दोबारा हुकूमत पे आ सकें। अब पब्लिक पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट एक्शंस, जो गवर्नमेंट का इदारा है वो पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनाता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बसंत की एग्जांपल देके, कि जैसे कि बसंत ये जो कराची में हो रही है काइट्स का फेस्टिवल, जिसमें सारे लोग काइट्स मना रहे हैं, और गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया कि बाकी लोकेशंस, पूरे पाकिस्तान की जो बाकी लोकेशन है उधर आप नहीं काइट्स वाले इस इवेंट को मनाओ, सिर्फ लाहौर में मनाओ, क्योंकि लाहौर में हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे, आसानी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे ना, एवरीथिंग, ठीक है। ये होगी पब्लिक की पॉलिसी। ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ है जो खुद पब्लिक बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ये चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कोई एक्शन अगर लेती है तो वो क्यों लेगी, किस वजह से लेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। फिर आता है मेथड्स एंड गोल्स। पॉलिटिकल साइंस किस तरह से स्टडी करता है पॉलिटिक्स को, लोगों को जो पॉलिटिक्स में घुसते हैं, लोग जो पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं, इन चीज़ों को वो कैसे स्टडी करता है, ये चीज़ भी पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है। और पॉलिटिकल साइंस का गोल क्या है, क्या चीज़ पॉलिटिकल साइंस सीखना चाह रहा है, तो ये दोनों मेथड्स भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौजूद है। पहले हम मेथड्स के बारे में जान लेते हैं। मेथड्स में पॉलिटिकल साइंस सर्वेस की मदद से, डाटा कलेक्शन की मदद से, केस स्टडी की मदद से और कंपैरेटिव स्टडी की मदद से
पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जानता है, गवर्नमेंट की और बाकी सारी, ठीक है। सर्विस का मतलब है कि आप जाके बाकायदा ये जो जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट बनाया है ना, वो क्या करते थे कि इस तरह जाते थे गवर्नमेंट के इदारों में और जाके उनसे बातचीत करते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे, ठीक है। जो भी वो सवाल जवाब होते थे वो लिखे जाते थे, जिससे प्रॉपरली ये सब्जेक्ट तैयार हुआ, जिसको अभी आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस के नाम से। तो सर्विस का मतलब है क्वेश्चन आंसर्स करना, डाटा कलेक्ट करना, जो भी गवर्नमेंट कर रही है काम। केस स्टडी का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट किसी मसले को हैंडल कर रही है, उस मसले को हम कहते हैं कोई केस आ गया है जिसको गवर्नमेंट हैंडल करिए, तो इसको हो गया केस स्टडी। तो गवर्नमेंट ने जो मामला हैंडल करा है, ये भी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल साइंस में डाली जाती है ताकि पता चल सके गवर्नमेंट चीज़ों को कैसे हैंडल करती है। और भी मुख्तलिफ स्टडी के मेथड्स इसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये इन मेथड्सों के ज़रिए पॉलिटिकल साइंस जो है इन्फॉर्मेशन अपने पास हासिल करती है और हमें भी सिखाती है। अब पॉलिटिकल साइंस का गोल क्या है, क्या मकसद है? पॉलिटिकल साइंस का गोल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स को और गवर्नमेंट को अच्छे से समझ सकें, उनका बिहेवियर समझ सकें और प्रिडिक्ट कर सकें। प्रिडिक्ट उर्दू में कहते हैं अंदाज़ा लगा सकें कि जो चीज़ें अब तक हमने सीखी गवर्नमेंट के बारे में, क्या हम आने वाली गवर्नमेंट बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप पुरानी गवर्नमेंट की सीखते हो तो आपको गलतियां भी दिख जाती, पुरानी गवर्नमेंट ने क्या गलतियां की, ताकि आप आने वाली गवर्नमेंट को मज़ीद चीज़ें अच्छे से सिखा सको। सही है, यही वजह है कि पॉलिटिकल साइंस आने वाली गवर्नमेंट को अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है ताकि गवर्नमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है मेजर सब फील्ड। ये वही बातें हैं जो मैंने ऊपर बता दी थी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर मजीद फील्ड्स मौजूद हैं अगली। उसमें पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये वाली अलग से भी किताबें आपको पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएंगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स खरीदते हैं जो या तो पॉलिटिक्स में जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अमीरों के बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो नॉर्मली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, या अगर कोई CSS ऑफिसर बनना चाहता है वो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं वो लोग? क्योंकि ये पॉलिटिक्स को चलाने में बड़ी काम आती है, ठीक है, पॉलिटिक्स को और गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पॉलिटिकल साइंस के ही हिस्से हैं, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। आपने नेचर बताना है कि पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस बुक खोल ली समझ आ गई। आपने तो जो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो ना पॉलिटिकल साइंस की, आपकी तो कोई मेहनत नहीं हुई, आपने तो सिर्फ उसको रीड किया। सोचो जिस बंदे ने पॉलिटिकल साइंस पे रिसर्च की होगी, कितनी उसने अपनी ज़िंदगी लगाई होगी, लोगों से वो मिला होगा, गवर्नमेंट के इदारों पे गया होगा, वहाँ से जाके उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करी होगी। और एक बंदे तो नहीं होंगे, ऐसे बहुत से बंदे होंगे जिन्होंने सारी पॉलिटिकल साइंस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमैटिक यानी कि बाकायदा अरेंजमेंट के हिसाब से बाकायदा टाइम लगा के इस सब्जेक्ट को तैयार किया गया। और ये काफ़ी साइंटिफिक है। साइंटिफिक मीन्स कि इस पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुए, यानी कि जिन जिन लोगों ने इस पॉलिटिकल साइंस की किताब को लिखा उसने साथ साथ देखा कि जो बातें हम लिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्या ये गवर्नमेंट वही काम कर रही है जो हम लिख रहे हैं। गवर्नमेंट कोई तब्दीली करती है फ़ौरन से वो बातें पॉलिटिकल साइंस में लिख दी जाती हैं, सही है। तो एक तरह से जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, बिल्कुल सेम ही पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस पास में कैसी थी, आने वाले दौर में कैसे होने वाली गवर्नमेंट, आजकल की गवर्नमेंट कैसी है, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट कैसी है, क्या तब्दीलियाँ की जा रही है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में, ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं, जो चेंजेस हैं, इनको हम साइंटिफिक स्टडी भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने हल्की सी, मैंने बहुत टू द पॉइंट लिखा है लेकिन बोल लंबा रही हूँ। ब्रॉड एंड इंटरडिसिप्लिनरी, आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, यानी कि आपको सिर्फ एक मुल्क का गवर्नमेंट नहीं बल्कि जितनी भी मुल्क है, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, जिस भी मुल्क में आप जाओ उन सब का पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट बना होता है और सारों का एक ही सब्जेक्ट बनाया गया, इसलिए ये काफ़ी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। यानी कि आपको एक ही पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में चाइना का भी पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा, बाकी मुल्कों का भी, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस में कितनी मेहनत हुई हुई है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि किसी एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। यही पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ वही है बेसिकली जो मैं ऑलरेडी ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। पार्शली साइंटिफिक, पार्शली ह्यूमनिस्टिक ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर। इसका पार्शली का मतलब है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक जैसा सब साइंटिफिकली थोड़ा इसमें चीज़ें ऐड करके रखी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि देखा है कि हाँ गवर्नमेंट जो है अच्छा अभी ये एक्शन लेगी
तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस को लिख रहे थे वो सारा कुछ अंडरस्टैंड कर देते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट पास में फेल क्यों हुई, फ्लांग गवर्नमेंट जीती क्यों थी, ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक। वहीं पे ह्यूमनिस्टिक का मतलब ये है कि इंसानों ने वोट क्यों करा, किस वजह से वोट किया, इंसानों को क्या फ़ायदा होएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर मिलेगी, यानी कि थोड़ा सा इंसानों का रवैयात गवर्नमेंट के साथ और पॉलिटिक्स के साथ, वहीं पे गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है, कैसे जीतती है, साइंटिफिक उसकी स्टडी। तो इस तरह से आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा थोड़ा पार्शली मतलब थोड़ा थोड़ा ह्यूमन और साइंटिफिक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर्स को अच्छे से समझ सकें। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमें बताना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। पॉलिटिकल साइंस में ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट को पढ़ाया गया है, इंस्टीट्यूट, स्टेट पावर और इन सब चीज़ों को सिखाया गया है। अब आपको प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, ये चीज़ें दिख रही होगी, ये मैंने अभी तक ऊपर सिखाई नहीं है। प्रेशर ग्रुप का मतलब है कि कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो सड़कों पे निकल आते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो उनकी बात माने। आपने अक्सर टीवी भी देखा होगा कि कुछ बंदे निकल आते हैं अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे, और गवर्नमेंट फिर परेशान होती है, सड़कें रोक लेते हैं। इनको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि इनकी बात मानी जाए। फिर आता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मीन्स कि बहुत सारे लोगों से कोई ओपिनियन लिया जा रहा हो कि गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है, ठीक है। ये भी चैप्टर वाइज आएगा, फिलहाल मैं शॉर्ट करके समझा रही हूँ ताकि आपको टू द पॉइंट आंसर की समझ लग जाए। इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड आइडियाज़ मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट को अच्छा करने के लिए क्या करे हुकूमत। जैसे कि हमारी हुकूमत अभी लोगों का ख्याल रख रही है। देखो, अगर हमारी हुकूमत लोगों का ख्याल रखेगी, गवर्नमेंट लोगों का ख्याल रखेगी, तो अगली जो गवर्नमेंट आएगी अगर वो नहीं ख्याल रखेगी तो हम बार बार कहेंगे नहीं पुरानी वाली गवर्नमेंट अच्छी थी तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा था, पुराने वालों ने, नए वाले नहीं रख रहे। तो इसी तरह से क्या फ़ायदा होता है कि जो पुरानी हुकूमत है जब उन्होंने ख्याल रखा, यानी कि उन्होंने अपना आइडिया यूज़ किया इंसानों का ख्याल रखने से ताकि उनको वोट्स मिल सके। तो इस तरह से आइडियाज़ जो लोगों के होते हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाती है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, सही है। पॉलिटिकल साइंस जो है पावर से रिलेटेड और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें देता रहता है। वही सेम बात दोबारा आ गई है। हिस्ट्री आ जाती है पॉलिटिकल साइंस की। हिस्ट्री में हमें बताना है, हिस्ट्री में 4 हिस्ट्रीज आती हैं। सबसे पहली हिस्ट्री स्टार्ट होती है एंशिएंट पीरियड की, जिसमें सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे अजीम लोग थे। ये वो लोग थे जिनके पास पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज थी और उनको अच्छे से पता था कैसे अप्लाई करना है लॉ को, पॉलिटिक्स को और गवर्नमेंट को। तो इन तीनों बंदों ने जस्टिस एंड लॉ एंड गवर्नमेंट के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में जस्टिस, लॉ और गवर्नमेंट लाजमी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट बनता है। ये हमें वो लोग कह रहे हैं जो खुद भी माहिर थे इस सब्जेक्ट में। फिर आते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड समझे कि थोड़ा अगला दौर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1000 वाला ईयर जो नहीं है, आई थिंक मेडिवल पीरियड वही वाला है, ठीक है, जिसमें साल में इस तरह से 1000 लिखा हुआ आता है। ये वो दौर है, ठीक है। इस पे एक्यूनस, एगोस्टाइन, अल फराबी एंड अल गजाली, ये कुछ अजीम लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में मजीद बताया कि इसमें आपको पॉलिटिक्स मिलेगा जो रिलीजन और एथिक्स के साथ चलाई जाती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा हमारी जो हुकूमत है वो इस्लाम का यूज़ करती है कई दफ़ा पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के मुताबिक बनाया गया, तो वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस भी इस्लाम को यूज़ करते हैं कई चीज़ों पे। तो इसलिए हमें ये जो लोग हैं तो ये भी सिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर इस्लाम का यानी कि रिलीजन का, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, उसके अकॉर्डिंग भी पॉलिटिक्स चलाई जाती है, सही है। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2000 में, ठीक है। मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट हुआ उस वक्त थे मैचाइवेली, हॉब्स, लॉक एंड रोजी, मुझसे हमेशा इस बंदे का नाम प्रोनाउंस नहीं होता। ये 4 लोग थे जो मॉडर्न पीरियड में एग्जिस्ट करते थे और इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बातें बोली। इन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की पावर्स पढ़ाई जाती हैं और यही पढ़ाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को। लोगों के क्या राइट्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो आम लोग हैं उनके साथ पॉलिटिक्स कैसे बात करे, कैसे उनको कन्विंस करे, ठीक है, और आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये लोग बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ये चीज़ें भी सिखाई जाएंगी और ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर आता है कॉन्टेम्परेरी पीरियड, रेवल्स, एरेंड्स एंड फोक हेड्स। ये अलग से एक और टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें ये 3 लोग थे। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और मॉडर्न पावर से रिलेटेड इंसानों को सिखाना चाहिए। यानी कि ये वो दौर था जो बहुत करीब का ही दौर है, ज़्यादा दूर वाला टाइम भी नहीं है। तो ये उस दौर की बात करें जिसमें ये सिखा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट का ज़माना देखा जाए
उन ज़मानों में ह्यूमन राइट्स इतना आम नहीं थे, इंसानों को बेचा भी जाता था और भी बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ह्यूमन राइट्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए, इसीलिए जो बिल्कुल लेटेस्ट नया वाला जो दौर है इसमें ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की गई है कि ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा आप डालें पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में और बाकियों में भी, सही है। और जो आजकल के दौर में जो पावर्स हैं, मॉडर्न पावर्स हैं, उनके बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि पास्ट इन्फॉर्मेशन भी और न्यू इन्फॉर्मेशन भी। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पढ़ा दोबारा लिख देना है नीचे। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। अगर आपको एग्जाम में स्कोप पूछी जाए तो इसके अंदर भी सारा कुछ पहले पॉलिटिकल साइंस का सारा चैप्टर डाल देना है, उसके बाद स्कोप को एक्सप्लेन करना है। स्कोप के अंदर सबसे पहले आपको आएगा नॉलेज ऑफ द स्टेट, ये फर्स्ट हेडिंग है। इस पर आपने लिखना है स्टेट के अंदर ये सिखाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि स्टेट बनी कैसे, बनने का मतलब है ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टेट की खूबियाँ क्या है, नेचर का मतलब है खूबियाँ, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी कि किस बुनियाद पे स्टेट्स बनाई जाती हैं, स्टेट का फंक्शन कैसे है, यानी कि स्टेट को चलाया कैसे जाता है, इसको फंक्शन कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पॉइंट में हमने देनी है, नॉलेज ऑफ स्टेट में ये पॉइंट्स देने हैं। दूसरी हेडिंग हमने देनी है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हेडिंग में लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सके। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के काम आती है, लीडर्स के भी काम आती है, डिप्लोमेट्स के भी काम आती है। ये जो तीन लोग हैं इनको पॉलिटिकल साइंस इसलिए काम आता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। तो तीन लोग कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, लीडर्स जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और डिप्लोमेट्स ये वो एम्बेसडर्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की हेडिंग देके आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस हमें पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों के पॉलिटिक्स के बारे में भी सिखाता है। जैसे कि आप टीवी देखते हो तो टीवी पे या मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स दिख जाते हैं, प्रेसिडेंट्स जो बातें करे हैं वो दिख जाते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके दूसरे मुल्कों का पॉलिटिक्स कैसा है वो सारा कुछ सिखाता है। जैसे कि अभी हम पाकिस्तान भी बैठे होंगे तो हमें डोनाल्ड ट्रंप की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि वो क्या करने लगे अपने हुकूमत में, राइट। यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि बाहर वाले मुल्क में गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ क्या करने वो लगी है, क्या चीज़ करने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन भी सारी मिलती है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि बाहर वाले मुल्क में क्या रिलेशंस लगे हुए हैं उसको हमें भी पता चल जाता है, सही है। चौथी हेडिंग हमने देनी है डेमोक्रेटिक वैल्यू की, जिसमें आपको अवेयरनेस ऑफ राइट, ड्यूटीज़ एंड पार्टिसिपेशन बताई जाती है। यानी कि ये डेमोक्रेसी सिखाता है। डेमोक्रेसी होता है लोगों को राइट्स देना, लोगों पे ड्यूटीज़ लगाना, लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना। कैसे लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं कि वो अपने पसंद के किसी बंदे को वोट देते हैं, ठीक है। या अगर गवर्नमेंट ने लोगों से कहा है कि हम ये काम करने वाले हैं, क्या हम ये काम करें या ना करें, आप लोग प्लीज़ इस पर वोट करें। तो जब आम इंसान, हम जैसे लोग वोट करते हैं, इट मीन्स कि हम गवर्नमेंट के कामों में दखल दे रहे हैं, घुस रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी है। फिर आता है गुड सिटीजनशिप। पॉलिटिकल साइंस का हमें सब्जेक्ट ये भी सिखाता है कि अच्छा सिटीज़न कैसे बना जा सकता है। अच्छा सिटीज़न हम तभी बन सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और हमें अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता हो, ठीक है। यानी कि पब्लिक वेलफेयर, हमें अपने हक का पता हो और ये भी पता हो कि किसी का नुकसान हमें नहीं करना। कॉपरेशन एंड द टॉलरेंस, इनकरेजिंग सोशल हार्मनी। पॉलिटिकल साइंस ये भी सिखाता है कि गवर्नमेंट और लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कैसे करें और एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करें, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिकल बिहेवियर भी सिखाता है कि लोग वोटिंग कैसे करते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे देते हैं और जो गवर्नमेंट का इदारा है वो डिसीजन कैसे लेता है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर जानना, ठीक है। बिहेवियर मीन्स आम इंसानों का जो रवैया है, लेकिन अगर बिहेवियर के साथ पॉलिटिकल का नाम लग जाए तो इट मीन्स कि पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों का चेक किया जा रहा है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग कैसे बिहेव करेंगे। फिर आता है राइट्स एंड लिबर्टी, दोनों का सेम ही मतलब है। पॉलिटिकल साइंस लोगों को ये भी सिखाता है कि आम इंसानों के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनती हैं पॉलिटिक्स के अंदर और गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल नॉलेज, इंडिस्पेंसिबल को हटा दें, इसकी जगह आप लिख दें इम्पोर्टेंट नॉलेज या एसेंशियल नॉलेज, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आम इंसानों को भी और गवर्नमेंट के इदारा और गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज देती है, लॉज का नॉलेज देती है और इंस्टीट्यूट्स का नॉलेज देती है। इंस्टीट्यूट्स मीन्स के मेडिकल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स ये जितने भी हैं ये चलाए कैसे जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हम जैसे आम लोगों को भी और गवर्नमेंट के लोगों को भी सिखाता है।
पॉलिटिकल साइंस हमें पास्ट का भी सिखाता है, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। यानी कि पास्ट में हमारी गवर्नमेंट कैसे थी, अभी प्रेजेंट में हमारी जो गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जो मौजूद है वो कैसी है, क्या वो पास्ट से बेहतर है कि नहीं, और फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आने वाली है वो किस तरह की आ सकती है। ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, करंट सिस्टम, फ्यूचर सोल्यूशन, ये जो बातें लिखी हैं इसमें ये लिखा है कि हमें पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से रिलेटेड बातें बताता है कि पास्ट की गवर्नमेंट कैसी थी। करंट सिस्टम का मतलब है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें सिखाता है, और फ्यूचर में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसी होगी, ये सारा कुछ बताता है। आप जरूरी नहीं मेरी बातें लिखें, आप हेडिंग ये दे दें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के, खुद से जाके ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आइडिया को कहते हैं, सोच को कहते हैं, या कोई दिमाग में ख्याल आ जाए उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि स्टेट कैसे चलानी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि बुनियाद कैसी होनी चाहिए स्टेट की। स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी यानी कि पावर, सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन निभाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू मिलती हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंसान के जहन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं, आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होनी चाहिए, सही है। पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी सिखाता है, जैसे कि गवर्नमेंट कैसे जीत सकती है, सक्सेस हासिल कर सकती है, और गवर्नमेंट कैसे फेल कर सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। ह्यूमन रिलेशंस, इंडिविजुअल स्टेट, इंटरनेशनल इंटरेक्शंस, पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है आम लोग कैसे पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट कैसे चलती है यानी कि मुल्क कैसे चलता है, और हम दूसरे मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुक़ रख सकते हैं, हम जैसे आम लोग और गवर्नमेंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, हमें पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इससे रिलेटेड भी पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने पैसों को कैसे हैंडल करेगी, जो भी इंसान टैक्स देता है वो टैक्स गवर्नमेंट को कैसे वसूल होएगा, गवर्नमेंट उस टैक्स के साथ आगे करेगी क्या। ये सारा कुछ हमें इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में सिखाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस के, कि गवर्नमेंट में जब आप आ जाओगे तो आप कैसे पैसे को और टैक्सेस को हैंडल करोगे, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट वो अपने आप को चलाएगी उन टैक्सेस से, ठीक है। फिर आता है एथिकल एस्पेक्ट्स। एथिकल का मतलब है इंसानों का जो रवैया है लोगों के साथ, ठीक है, इसको एथिकल कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी दिखाएगी कि मोरल वैल्यू इन द पॉलिटिकल डिसीजन, यानी कि कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी डिसीजन देने वाला हो, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन देने वाला हो, तो क्या वो डिसीजन लेते वक्त इंसानों का ख्याल रखेगा कि नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हमें सिखाता है। आखिरी पॉइंट हमने देना है स्टेट एक्शन, रोल ऑफ द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, और इसमें यह भी सिखाया जाता है कि अभी जो हमारी स्टेट यानी कि जो मुल्क बना हुआ है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, किस तरह के एक्शन लेगी, क्यों लेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पहला पॉइंट इसमें आएगा मेन सब डिसिप्लिन्स। इसमें एज यूजुअल वही जो सब्जेक्ट्स थे ना जो मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, वही बार बार सब में दोहराए जाएंगे। यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही सारा दोबारा दोहरा दिया गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी के सब्जेक्ट में ये सिखाया जाता है लोगों को जस्टिस, इंसाफ कैसे देना चाहिए, लिबर्टी यानी कि राइट्स कैसे देनी चाहिए, इक्वालिटी यानी कि बराबरी कैसे देनी चाहिए, और लोगों को राइट्स कैसे मिलें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें ये सिखाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है कैसे बनना चाहिए, और अगर दो पार्टीज़ हैं तो वो पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कैसे मिलके चलें, ठीक है। जैसे कि हमारी यहाँ पे नून लीग है ना, पीटीआई है मेन, और भी हैं, तो ये आपस में मिलके कैसे चलें, लड़े ना एक दूसरे से। तो ये सारा कुछ हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिखाया जाता है। फिर आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें डिप्लोमेसी आ जाती है, वॉर आ जाती है, पीस आ जाती है, यानी कि जो डिप्लोमेट जिनको हम एम्बेसडर्स कहते हैं उनको डिप्लोमेट्स भी कहा जाता है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में मिलेगी, और जो मुल्कों में जो वॉर और जंगें वगैरह होती है उससे रिलेटेड भी आपको इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। उसके अलावा दो मुल्कों के बीच लड़ाई रुकवानी है, जंग रुकवानी है, पीस करवाना है कि लड़े ना, पीस का मतलब है सुकून करवाना है कि लड़े ना, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ये सब्जेक्ट सिखाता है। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ये सब्जेक्ट देगा पॉलिटिकल साइंस का। और आखिरी सब्जेक्ट मैंने इसमें दे रखा है पब्लिक पॉलिसीज़ का। पब्लिक पॉलिसीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं, और उनको कैसे लोगों पर लागू करवाते हैं।
ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लोगों पे लागू करवाना, कि लोग इस पब्लिक पॉलिसी पे अमल करें। जैसे कि मैं पसंद की एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर जो भी बंदा पसंद नहीं, या एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने वो देखा होगा कि लाहौर में जो बाइक्स थे उनके आगे डंडियाँ लगवाई गई थी, पाइप जैसी चीज़ें, मैं तस्वीर भी लगा देती हूँ स्क्रीन पे। ये एक पब्लिक पॉलिसी कहाँ पे आई थी? लाहौर के सिर्फ लोगों के लिए। इस्लामाबाद पे ये अप्लाई नहीं होती कहीं और। क्यों बाकी जगहों पे अप्लाई नहीं होती? क्योंकि बाकी लोकेशन में बसंत यानी कि काइट्स नहीं उड़ाई जाएंगी, सिर्फ लाहौर में उड़ाई जाएंगी। तो सिर्फ ये लाहौर के लोगों के लिए अप्लाई करी है ये चीज़। और जो भी लाहौर का बंदा इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, जो बाइक चलाता है डेली, तो उन लोगों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये पब्लिक पॉलिसी में होता है, ठीक है। और खुद गवर्नमेंट उन लोगों पे लगवाती है। अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे, जो ये बात नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट के पाइप नहीं लगाएंगे अपने बाइक पे, तो खुदा ना खास्ता काइट उनको जख्मी कर दे, या फिर पुलिस वालों को दिख गया कि ये बंदा अपना नुकसान कर देगा, क्योंकि काइट्स जो हैं उड़ेंगी तो नुकसान हो सकता है, तो पुलिस वाले फिर खुद ही उठवा लेंगे उस बंदे को, ठीक है। इस तरह से पब्लिक पॉलिसीज ज़बरदस्ती लगाई जाती हैं लोगों पे, गवर्नमेंट करती है इस तरह से। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल अदा होता है। पॉलिटिकल साइंस में आपको इकोनॉमिक के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ज़ाहिर बात है, लोगों से आप टैक्स लेते हो तो वो टैक्स कैसे निकाल सकता है, और टैक्स अगर आ जाए तो वो टैक्स की मदद से गवर्नमेंट अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बताता है इकोनॉमी का सब्जेक्ट। इसमें ये भी बताया जाता है रिसोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट कैसे अपने आप को बेहतर करे कि वो अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की रिसोर्सेज चीज़ें तैयार कर सके, और पॉलिसीज़ कैसे बनाए, ठीक है। सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट सिखाता है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स का के बारे में। ये भी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी मौजूद होगी, और अलग से सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में भी मौजूद होगी। लॉ जो है पॉलिटिकल साइंस में मौजूद है, जो मैं ये सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल सिस्टम, और कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से पॉलिटिकल साइंस कैसे चलता है। ज़ाहिर बात है, जो हमारा गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इन सब के अंदर लॉ मौजूद है। लॉ के बगैर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती, और गवर्नमेंट को भी खुद को चलाने के लिए लॉस चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, लॉ का सब्जेक्ट अलग से भी पढ़ा जा सकता है, और पॉलिटिकल साइंस में भी इसका रोल अदा होता है। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो अलग से भी पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी इसका रोल अदा होता है। कैसे कि पॉलिटिकल साइंस को साइकोलॉजी इस तरह से हेल्प करता है कि लोगों का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, वो जानने में मदद करवाता है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ही ऐसा कि वो लोगों के बिहेवियर्स और ये सब चीज़ें सिखाता है। कोर एरिया मीन्स कि पॉलिटिकल साइंस कहाँ कहाँ मजीद मौजूद है। पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिकल बिहेवियर सिखाता है कि लोग वोट क्यों देते हैं, लोग मशवरे क्यों दे रहे होते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए, नहीं गवर्नमेंट को वैसा होना चाहिए। इन चीज़ों को पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग कैमरे के आगे बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये गलत करा है। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन दे रहे होते हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चीज़ करनी चाहिए जो गवर्नमेंट को फ़ायदा दे, और जो वो कर रहे हैं वो गलत क्यों है। इसको कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। आप पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पर बैठ के भी दे सकते हो। किसी को जो न्यूज़ एंकर्स हैं जो सड़कों पे आपसे पूछ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट कैसी है, आप उनसे भी जाके ये बात कह सकते हो, क्योंकि वो भी टीवी पे जाके आपकी बात फैलाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको सिखाया जाता है, जैसे कि लॉ कौन सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बनाता है। एग्जीक्यूटिव वो डिपार्टमेंट है जिसमें आर्मी और नेवी और पुलिस को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कहते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है ये कैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर चलाई जाती है, कैसे इसका क्या रोल अदा होता है। उसके अलावा जुडिशरी में सारी कोर्ट्स और लॉयर्स और लॉ वगैरह सारा आता है, ठीक है। लॉ नहीं मतलब जो वकील हैं और जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, वो सारे जुडिशरी के सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। तो ये जुडिशरी का भी ऑब्वियसली आपका चैप्टर तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है कि पॉलिटिकल साइंस इन चीज़ों को भी कवर करता है, इनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाती है। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। इसमें आपको ये भी सिखाया जाता है पावर्स कैसे मिलती हैं गवर्नमेंट को, इख्तियार, अथॉरिटी मीन्स इख्तियार, पावर मिलना, गवर्नमेंट को कैसे सही से चलाया जा सकते हैं पावर्स के थ्रू। ये सारा कुछ आपको पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पढ़ा है वो हमने दोबारा दोहरा देना है कंक्लूजन में। फिर आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर भी सारा कुछ, इसको स्टार्ट करने से पहले सारा आपने पॉलिटिकल साइंस का ही इंट्रोडक्शन और सारी जो बातें ऊपर लिखी गई थी वो सारी दे के देन फिर आपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस किन किन जगहों पे मतलब किन किन इन्फॉर्मेशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है। सबसे पहले तो स्टेट के बारे में सिखाता है कि हमारा जो कंट्री है यानी कि स्टेट जो है उसका नेचर कैसे है। ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान है हमारा इस्लामिक इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी कि इस्लाम के मुताबिक बनाया गया था। लोगों ने सोच रखी थी कि इस्लाम के मुताबिक ये मुल्क बनाया गया है, ठीक है। ये हमारे
कंट्री की खासियत होगी, वैसे ही हर कंट्री की कोई ना कोई खासियत होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि अच्छा हमारा कंट्री में ये चीज़ें भी हैं जिस वजह से ये कंट्री चल रहा है अच्छे से। कंट्री चलाने के पीछे क्या वजह है, क्या कैसे इसको चलाया जा सकता है, क्या फंक्शन है, ये चीज़ें जो है हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। अभी स्टेट स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो अभी सिर्फ मैं स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ, स्टेट का चैप्टर आगे आएगा, ठीक है। फिर आपको गवर्नमेंट के बारे में बताता है पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट किस टाइप की हमारे कंट्री में मौजूद है, दूसरे मुल्कों में कैसी गवर्नमेंट मौजूद है, और हमारे मुल्क की गवर्नमेंट किस तरह वर्क करती है, वैसे ही बाकी मुल्कों की गवर्नमेंट कैसी वर्क करती है, ये चीज़ें भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। फिर आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है लॉज कैसे बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे लॉज बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे मुल्क को कंट्रोल में रखता है, सही है। लोग अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली लॉ है ऐसे रूल्स बनाना लोगों के लिए जो लोगों को कंट्रोल में रख सके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक ऐसी किताब जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट चलाई जा सकती है, जिससे गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है, जिससे हमारा पूरा मुल्क चलता है, ठीक है। हमारा मुल्क प्रोटेक्शन मुल्क को कैसे दी जाती है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, आर्मी कैसे काम करेगी, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखी जाती है। वैसे ही जो लॉज हैं वो लॉ होते हैं बेसिकली रूल्स कि लोगों को कैसे वर्क करना है, लोगों पे कौन से राइट्स लगवाने हैं, कौन सी ड्यूटीज़ लगवानी है, ये चीज़ होती है लॉज। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाती हैं, यानी कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, आपको राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स का फ़र्क बता दूं। राइट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर हाल में इंसानों को देने ही देने हैं। फंडामेंटल राइट्स में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, कि किसी इंसान की आप जान नहीं ले सकते। ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए, 2-3 ऐसी बहुत सारी हैं, इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वहीं पर जो राइट्स होते हैं सादे राइट्स, ये कोई भी राइट्स हो सकते हैं। ये वो राइट्स हैं जो कोई ले भी ले तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ख़त्म भी कर दे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करना बड़ा गलत है। इनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता इतने आराम से, यानी कि आप किसी की जान तो नहीं ले सकते ना, फंडामेंटल राइट्स का यही मतलब है। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हर हाल में एक इंसान को दिए जाएंगे, और इन राइट्स की हिफाजत कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो चुकी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क को चलाता है उसके अंदर अलग से फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इंसानों की, आम सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये भी गवर्नमेंट सिखा देती है, ताकि गवर्नमेंट के साथ सिटीजन्स इंसानों की तरह चल सकें, ठीक है। कुछ सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो डकैत और चोर किस्म के होते हैं। गवर्नमेंट कोई अच्छी सी चीज़ उनको लगा के देगी, कोई अच्छी सी फैसिलिटी देगी, जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई खंबे लगा के दे रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिले, जो चोर होंगे वो खंबे उतार के ले जाएंगे। तो हम चोर जो है सिटीजन्स हुए ना, तो अगर सिटीजन्स इंसान के बंदे बन के रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट भी ठीक से चलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है सिटीजन्स को भी थोड़े उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ बता देती है, आप लोगों ने हमारी चीज़ें उठा के नहीं लेके जानी, हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। फिर आता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इलेक्शंस का प्रोसेस कैसे होता है गवर्नमेंट के अंदर, वोटिंग लोगों को कैसे देनी चाहिए, पार्टीज़ का यानी कि पार्टीज़ कैसे बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा इमरान खान की पार्टी होगी या अपना ये नून लीग की होगी, ये कैसे बनती हैं, कैसे वर्क करती हैं, पार्टिसिपेशन आम लोग इन पे कैसे दे सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, और दूसरे मुल्कों के साथ जो हम पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ जो हम लॉज बनाते हैं वो कैसे काम होता है, ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है, सही है। अब आ जाता है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है हम पॉलिटिकल साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस, या किसी चीज़ को यूज़ करना, इसको यूटिलिटी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस हम सब इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और साथ में सोसाइटी के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। ओरिजिन, यूटिलिटी का जो लफ्ज़ है वो ईजाद हुआ था लैटिन से, लैटिन वाले मुल्क से, और ये पहली दफ़ा लैटिन ज़बान में ही इसको यूज़ किया गया, यूटिलिटस, यानी कि लैटिन में इसको यूटिलिटस कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है यूज़फुल। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हमें क्या फ़ायदा या क्या यूज़फुलनेस या फ़ायदा मिलेगा इस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के। सबसे पहले तो हमें डेमोक्रेसी जो है हमारी बेहतर हो जाएगी, यानी कि जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस का बड़ा अच्छे से इल्म होएगा, नॉलेज होएगा, वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने गवर्नमेंट को ऐसा बनाएंगे जो लोगों को डेमोक्रेसी दे सके, सही है। डेमोक्रेसी होती क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें वोटिंग सिस्टम हो कि लोग गवर्नमेंट के कामों में वोट दे सकें, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा ये होता है कि सारी जो ताकत है वो आम इंसानों के पास होती है, यानी कि इंसान अगर वोट देंगे तभी गवर्नमेंट काम कर पाएगी, अगर नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। पॉलिटिकल नॉलेज हेल्प सिटीजन्स चूज गुड लीडर्स,
और डेमोक्रेसी का फ़ायदा ये होता है कि आम लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज मिल जाता है और फिर उसी की वजह से आम इंसान अपने लिए वो लीडर्स चुन सकते हैं जो उनको फ़ायदा दे सके, जो उनके हक में काम कर सके। ये फ़ायदा होता है डेमोक्रेसी रखने का मुल्क के अंदर। तो ये डेमोक्रेसी का इल्म इंसानों को, हम जैसे आम लोगों को तभी मिलेगा जब हम पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेमोक्रेसी सिखाई गई है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमें सिखाता है, कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस, मोहतात रहना, उर्दू में जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस, अलर्ट रहना, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट की स्पेलिंग नहीं आ रही, अलर्ट सही है। तो जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो अपने आप ही पॉलिटिक्स के अंदर अलर्ट रहेंगे। उनको पता चल जाएगा फ़ौरन से कि अच्छा ये जो बंदा भी गवर्नमेंट में है ये बड़ा बुरा है, इसके पास तो इल्म ही नहीं है, ये ऐसा है तो वैसा है। उनके पास ये नॉलेज कैसे आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि उन लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, तभी ही वो लोग पहचान पा रहे हैं ये सारा कुछ। ठीक है, अगर वहीं पे कोई और बंदा होएगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, उससे आप कुछ भी पूछोगे गवर्नमेंट का या कुछ भी गवर्नमेंट का दिखाओगे उसको सब सही लगेगा। तो यही चीज़ है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से इंसानों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी कि अवेयरनेस आ जाती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, वोटिंग का सिस्टम कैसे होना चाहिए, वोटिंग से रिलेटेड उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आम लोगों को। हेल्प्स अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड, और ऐसे लोग ग्लोबली यानी कि पूरे मुल्कों में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, इस तरह के लोगों को ज़्यादा इल्म होता है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का इल्म होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स से रिलेटेड भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। जैसे कि हम जैसे आम लोगों को फंडामेंटल राइट्स का अगर नहीं भी पता होगा तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा हम इंसानों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कोई भी इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं ख़राब कर सकता, क्योंकि उसको लॉ भी महफूज करता है, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट भी करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। तो ये वजह है पॉलिटिकल साइंस हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स, और पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी सिखाता है कि पावर्स को मिसयूज हमें नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए पावर्स को, इख्तियार को। और पॉलिटिकल साइंस सिखाता है इंसानों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस से हमें नॉलेज मिलता है किस चीज़ का, कि इकॉनमी कैसे बनती है, यानी कि टैक्स आएगा तो टैक्स को कैसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो सके। सोसाइटी कैसे चलाई जाती है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ के, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री कैसे बनी थी, यानी कि पास में सोशियोलॉजी कैसी थी, अपना पास में गवर्नमेंट कैसी थी, सोसाइटीज़ कैसे थी, ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। लॉज कैसे काम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लॉ होता क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटिकल साइंस दे देता है इन सब्जेक्ट्स का, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट के साथ ही पॉलिटिकल साइंस चलता है। उसके अलावा इनकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो इल्म है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सोशल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ में और अच्छी हो जाती है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इन सब्जेक्ट्स की मिलती है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम सोसाइटी में आम लोगों से ज़्यादा बेहतर बिहेव कर पाते हैं, समझ सकते हैं पॉलिटिक्स को भी, सोसाइटी को भी। फिर आता है इंडोक्ट्राइनेशन ऑफ द वैल्यूज़। इसके अंदर आपने बताना है कि प्रोमोट्स द टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, हमें सब्र आ जाता है, हम आसानी से कोऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि इस बंदे के साथ हमें कोऑपरेट कैसे करना है, कैसे इसके साथ हम चल सकते हैं। ये तरीका भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस ये भी सिखाता है कि कैसे हमें डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में लाना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी होएगी तो ज़ाहिर बात है आम लोग पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में। फिर आता है पॉलिटिकल ट्रेनिंग, और जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो लोग आने वाले वक्त में एक ऐसे लीडर्स बन जाते हैं जो मुल्क को चला सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, इंकरेजेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार बनाती है, जिम्मेदार, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार कहलाई जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज़, यानी कि टीचर्स पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट, प्रोमोट्स टॉलरेंस इन द सोसाइटी, यानी कि हमें ये पॉलिटिकल साइंस सिखाता है कि जो ग्रुप्स हैं, यानी कि कुछ ग्रुप के लोग हैं, वो अगर डिमांड करें कुछ गवर्नमेंट से तो उनके इंटरेस्ट को या उनकी जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट कैसे पूरा करती है, किस तरह से पूरा करती है, ये इन्फॉर्मेशन भी पॉलिटिकल साइंस देता है। उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है वो अगर टॉलरेंस उनमें नहीं है, सब्र नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे ऐसे सोसाइटी को, लोगों को कंट्रोल में लेके आए कि वो सब्र में रहें। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन दी पॉलिटिकल बिहेवियर, और पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ लेते हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर में बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स में उनका रवैया बहुत अच्छा रहता है, उनको पॉलिटिक्स अच्छे से समझ लग जाती है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस समझ आते हैं वो वायलेंस नहीं करते, लड़ाइयाँ नहीं लगाते।
ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकली बिहेव करते हैं, जहनी तौर पे समझदारी से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसमें आके आपके बहुत सारी पॉइंट्स देने हैं पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस के, कि जो भी इंसान पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट समझ आता है उसके पास स्टेट का यानी कि उनके मुल्क का बड़ा अच्छा नॉलेज आ जाता है। जो नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का, उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर पॉलिटिक्स का बड़ा अच्छा नॉलेज हमारे पास आ जाता है और हम पॉलिटिकली थिंक करना शुरू हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं पॉलिटिकली। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का फ़ायदा ये होता है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आम इंसानों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ का बड़े अच्छे से समझ लग जाती है पॉलिटिकल साइंस की वजह से। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हमें दूसरे मुल्कों की जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं, जो फैशन में चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी सिखा देता है। पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी सिखाता है पार्टीज़ कैसे बनाई जाती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल साइंस सिखाता है पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन बनता कैसे है, इस पर लोग अमल कैसे करते हैं, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी सिखाता है कि इंसानों को जो लिबर्टी, जो राइट्स मिलते हैं और डेमोक्रेसी दी जाती है, वो डेमोक्रेसी कैसे मिलेगी, डेमोक्रेसी को हम मुल्क में कैसे महफूज रख सकें। अक्सर होता है ना गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कभी कभी ख़त्म करा देती है, तो वो चीज़ कैसे हम महफूज रख सकें, ये चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। पॉलिटिकल साइंस ये भी सिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, यानी कि गवर्नमेंट को कैसे अच्छे से चलना है। पॉलिटिकल साइंस ये भी सिखाता है कि जो बंदा पॉलिटिकल बनता है यानी कि पॉलिटिशियन बनता है, उसको किस तरीके से पॉलिटिकल बातें यूज़ करनी है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल वोकैबुलरी, यानी कि कैसे एक पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियंस की तरह बात करनी है कि लोग उनको माने, उनकी बात सुने। फिर आता है क्रिएट्स लिबरल एंड द ओपन माइंडेड एटीट्यूड, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो समझ आता है ऐसे लोगों का रवैया और जो माइंड सेट है वो काफ़ी ओपन हो जाता है। ओपन माइंडेड ऐसे लोग होते हैं, कंक्लूजन आ जाता है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से आपने शॉर्ट करके बता देना है। अप्रोचेज इन दी मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ भी ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट अप्रोचेज मेथड से कैसे सीखा जाता है। इसके अंदर भी हमने करना ये है कि पॉलिटिकल साइंस का सारा आंसर जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था सबसे पहले वो डाल देना है, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे इसके अंदर है अप्रोचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1, ठीक है। सबसे पहले हम अप्रोचेस के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द इंस्टीट्यूट बिहेवियर एंड सिस्टम। यहाँ पे दोबारा से सेम ही पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि पॉलिटिकल साइंस हमें सोसाइटी, स्टेट्स, इंस्टीट्यूट्स और लोगों का बिहेवियर और सिस्टम वगैरह सारा सिखाता है गवर्नमेंट का। अप्रोचेस का क्या मतलब है? अप्रोच का मतलब है कि ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल साइंस को सही तरीके से स्टडी कर सकें, इसको अप्रोच कहते हैं। 2 स्टेजेस, ट्रेडिशनल 19th सेंचुरी, मॉडर्न एंड साइंटिफिक। यानी कि इस अप्रोच वाला जो फर्स्ट वाला है अप्रोचेस वाला, ये बेसिकली 19th सेंचुरी में ये मेथड स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल साइंस का। ये काफ़ी मॉडर्न भी है, लेटेस्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 20th सेंचुरी वाला मेथड भी बताया जाएगा। अब इसको हम आगे मज़ीद समझते हैं कि ये अप्रोचेस के बारे में ये क्या कह रहा है यहाँ पे। तो पहला आ जाता है मीनिंग ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब है वे या व्यू पॉइंट टू स्टडी अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि अप्रोच का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझ सकें, स्टडी कर सकें कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, पॉलिटिशियंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं ऐसे, इस चीज़ को समझने का तरीका, इसको हम अप्रोच कहते हैं। डेफिनेशन आपने देनी है डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्टडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हेन टेक क्राइटेरिया टू सिलेक्ट क्वेश्चंस एंड डाटा। ऊपर वाली हटा दें, ये कोई बेसिक नहीं, बेसिस की नहीं है। यहाँ पे देखिए वैन डाइक एक पर्सन है जिसने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में महारत हासिल करी है। इन्होंने बताया कि अप्रोचेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका जो हमें ये बताता है किस तरह के क्वेश्चंस हमें सिलेक्ट करने चाहिए जिनका हमें जवाब मिल सके, और कैसा डाटा हमें ढूंढ के निकालना चाहिए। ये हमें वैन डाइक कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन में वैन डाइक के बारे में बता दें। अब मेजर काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। अब अप्रोचेस में भी 2 काइंड्स हैं। पहली काइंड है ट्रेडिशनल, दूसरी काइंड है मॉडर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल काइंड पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। जब ये ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट हो गई तो इस अप्रोच ने क्या काम करा कि इसने ये चीज़ स्टडी करी कि स्टेट क्या चीज़ है, इसने ये चीज़ स्टडी करी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। स्टेट को हम कंट्री कहते हैं, मुल्क। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि एक ऐसी किताब, लॉ वाली किताब, जिसके अंदर उस कंट्री को चलाने के लिए सारे मेथड्स बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं। इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया या ऑफिस हो गया या डिपार्टमेंट हो गया, उनको हम इंस्टीट्यूट का नाम देते हैं। वैल्यूज़ मीन्स कि क्या चीज़ हमारे
मुल्क के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे मुल्क के लिए बुरी है, अच्छी है और बुरी है, ठीक है, इनको हम वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट कर दी की थी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। क्वालिटीज़ आपने बतानी है इस अप्रोच की। इस अप्रोच की क्वालिटी ये थी कि इसने ज़्यादा जस्टिस को और राइट्स को स्टडी करा। इसने ये भी स्टडी किया कि स्ट्रक्चर स्टडी में नहीं, यानी कि तरतीब के साथ ना एक एक चीज़ को स्टडी करा, इसको स्ट्रक्चर स्टडी कहते हैं। उसके अलावा नो एम्पेरिकल रिसर्च, जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो दूसरी रिसर्च है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन में 2 रिसर्चेस मैंने बताई थी, उसमें दूसरी वाली थी एम्पेरिकल रिसर्च आ जाती है। एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जो अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ना उसके लिए ये यूज़ की जाती है, एम्पेरिकल रिसर्च। फिर आता है फैक्ट्स एंड द वैल्यूज़ मिक्स्ड। इस अप्रोच के अंदर ये चीज़ भी स्टडी की गई कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकीकत है, वैल्यूज़ क्या है, यानी कि इंसानों के लिए अच्छा क्या है, इंसानों के लिए बुरा क्या है, ये सारी चीज़ें मिल के स्टडी की थी इस अप्रोच के अंडर। टाइप्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसी ट्रेडिशनल के अप्रोच के अंदर मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप है फिलोसफिकल अप्रोच, यानी कि ये फिलोसफिकल अप्रोच इंसान के जस्टिस एंड लिबर्टी से रिलेटेड इसमें ज़्यादा रिसर्चेस करी गई हैं। और इस फिलोसफिकल अप्रोच के ऊपर 2 लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी, तो पहले हैं प्लेटो, दूसरे हैं एरिस्टोटल, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी इस पे लोगों ने दिए, ये भी जगह बढ़ा दें। फिर आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच ने क्या जो है स्टडी करा। हिस्टोरिकल अप्रोच ने ये स्टडी किया कि पॉलिटिकल साइंस जो था पास्ट में कैसा था, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, और जो भी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में दे रखी हैं वो पास्ट में कैसी थी, यानी कि हज़ारों साल पहले कैसे थी, ठीक है। ये सब कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच में होता था। और हिस्टोरिकल अप्रोच में किन किन लोगों ने ज़्यादा स्टडी किया, उसमें है एक मैचाइवाइल एंड सबाइन, ठीक है। ये 2 बंदे थे जिन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्टडी किया, ठीक है। क्रिटिसिज्म इस पे बड़ा आता था, क्रिटिसिज्म को भी पीछे यहाँ पे हटा दें। अच्छा, यहाँ पे बायस का मतलब है किसी की साइड लेना, तो क्रिटिसिज्म में मैं ज़्यादा नहीं जा रही क्योंकि इस पर मैंने आधी बात लिखी है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या स्टडी करता है कि लॉज बनाने वाला जो इदारा है उसका क्या काम है, वो कैसे बनाता है। एग्जीक्यूटिव अप्रोच मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव वाला जो इदारा है, जैसे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आर्मी नेवी वगैरह को चला रहा है, उसको एग्जीक्यूटिव इदारा कहते हैं। लेजिस्लेटिव इदारा वो होता है जो लॉज बनाता है। जुडिशरी होता है कोर्ट्स। तो ये इन सबको हम इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे कोर्ट हो, गवर्नमेंट का इदारा हो या लॉ बनाने वाला कोई इदारा हो, ये सारे चलते कैसे हैं, इनको स्टडी करता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ऊपर क्रिटिसिज्म ये आया कि इसमें इंसानों के रवैयों को स्टडी नहीं किया गया, ठीक है। अब आ जाता है लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में ज़्यादातर ना पॉलिटिक्स को लॉ के साथ जोड़ा गया है कि पॉलिटिक्स लॉ के साथ कैसे चल सकती है। इस पे किन लोगों ने ज़्यादा स्टडी किया, हॉब्स ने किया और डाइसी ने किया, ठीक है। ये भी बहुत मशहूर लोग थे। फिर आता है मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब ये दूसरा अप्रोच है, ठीक है। मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच की खासियत क्या है? खासियत इसकी ये है कि ये एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल मीन्स कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उसको हम एम्पेरिकल कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बनाई गई है, उसी के ऊपर ये स्टडी करता है। उसके अलावा ये काफ़ी साइंटिफिक स्टडी करता है, यानी कि बड़े डिटेल से साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है। ये काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस को उन ब्रांचेस के साथ जोड़ना जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, ठीक है। ये चीज़ भी स्टडी की गई थी पॉलिटिकल साइंस के इस स्टडी मेथड से। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस। और इसमें ये भी देखा जा रहा था कि जो भी स्टडी किया जाए उसके पीछे क्या मकसद है, क्यों हम इस चीज़ को स्टडी करें, क्या नतीजा निकल है इसको स्टडी करने से, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये चीज़ें जो थी इस मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच में होती थी। अब इसी मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच के आगे से टाइप्स आपने बतानी है। सबसे पहली टाइप आ जाती है सोशियोलॉजिकल, यानी कि मॉडर्न एंड ये वाला जो अप्रोच है मॉडर्न वाला, ये सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, सिखाती है कि कैसे पॉलिटिक्स सोसाइटी के साथ चलती है। इसको सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में भी सिखाया गया। इस सब्जेक्ट को मैक्लेवर और एलमॉन्ड ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उस पर लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के रवैये क्या हैं। ज़ाहिर बात है साइकोलॉजी का तो यही काम होता है ना, लोगों के रवैयों को जानना,
कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जब हम पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़ेंगे तो इट मीन्स कि हम लोगों को पॉलिटिकली देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ। इकोनॉमी के साथ जब जोड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस को तो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। लोग टैक्स जब देते हैं गवर्नमेंट को तो वो टैक्स कैसे आगे जाएगा, किन किन लोगों को सोसाइटी के अंदर फ़ायदा पहुंच सकता है। ये चीज़ें भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है और इस पर बहुत ज़्यादा कार्ल मार्क्स ने स्टडी करा। कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जो ये सिखाते थे हमें कि जो इंसान मिडिल क्लास रहता है वो मिडिल क्लास क्यों रहता है, वो क्यों नहीं अपर क्लास में जाता, वो क्यों नहीं ज़्यादा पैसे कमा रहा। वहीं पे जो लोग बहुत गरीब हैं वो क्यों गरीब रह रहे हैं, क्यों नहीं वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहे। तो इन्होंने इस तरह से बड़ी स्टडी करी थी इस चीज़ पे। फिर आता है क्वांटिटेटिव एंड दी स्टैटिकल। इसमें ये सिखाया जाता है कि डाटा और सर्वे लेना। डाटा मीन्स कि कितने तादाद में लोग वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। सर्वे मीन्स लोगों से सवाल जवाब करके मज़ीद गवर्नमेंट के बारे में और वोटिंग सिस्टम और पॉलिटिक्स के बारे में जानना। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से चेकिंग वगैरह करना। फिर आता है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि एक प्रॉपर तरतीब के साथ हर चीज़ को चेक किया जाए। इसके ऊपर डेविड एस्टर ने बड़ी स्टडी की थी इस सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर। जैसे कि इनपुट आउटपुट मॉडल्स, इसको छोड़ेंगे, मुश्किल बात है, बस सीधा समझा दें कि इसमें सिस्टमेटिकली पॉलिटिकल साइंस को तरतीब के साथ समझाया गया, सीखा गया। सिमुलेशंस एंड द डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर कार्ल ट्यूएच ने बहुत ज़्यादा बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत सिमुलेशन के मेथड के थ्रू, या आसान करके बताती हूँ कि किस तरह से लॉ की मदद से पॉलिटिकल साइंस को यूज़ किया गया और लोगों के ऊपर लॉज लगाए गए, वही पॉलिटिक्स वाले। तो इस तरह की बातें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आता है बिहेवियरल, जैसे कि कोई भी इंसान क्यों सोसाइटी में बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, पॉलिटिक्स में कैसा बिहेव करता है, गवर्नमेंट में कैसे बिहेव करता है। इस सब के ऊपर बहुत गहराई से स्टडी किया गया है। इट मीन्स ये साइंटिफिक स्टडी की गई है, यानी कि बहुत गहराई से लोगों के, इंसानों के रवैयों को चेक किया गया है। फिर आता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म बेसिकली ये कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स को ही मार्क्सिज्म में रखा गया। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टडी करा कि इकॉनमी कैसे बढ़ती है, पैसा कैसे बढ़ता है और पैसे का क्या रोल अदा होता है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स कैसे पैसे को कंट्रोल में रखती है। ये सारा कुछ हमें मार्क्सिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स ने सिखाया। कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को हम मार्क्सिज्म का नाम देते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शंस। इसमें ये बताना है कि जो अपना पॉलिटिकल साइंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जितने भी डिपार्टमेंट है वो कैसे चल रहे हैं, क्या उसका फंक्शन है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आलमंड के एक इंसान है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करा है। फिर आता है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन अप्रोचेस के ऊपर कंक्लूजन दे रखा है। फिर आता है पार्ट 2 जिसमें हमें मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिखाना है। इसका पार्ट 2 में आपने इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि नॉट एग्जैक्ट साइंस, यूज साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता पॉलिटिकल साइंस, बट पॉलिटिकल साइंस को स्टडी साइंस की तरह किया जाता है। जैसे कि साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में कैलकुलेशंस भी मौजूद हैं। जैसे कि लोगों ने वोटिंग किया, कितने तादाद में लोगों ने गवर्नमेंट को वोट दिया, क्यों दिया गवर्नमेंट को वोट, वजह क्या थी वोट देने की। यही हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि साइंस के तरीके से दिमाग लगा के बड़ी गहराई से पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया गया। लेकिन ये साइंस की तरह का सब्जेक्ट नहीं है, बट इसको स्टडी साइंस की तरह ही किया गया, यानी कि बड़ी गहराई से। फिर आता है कन्वेंशनल मेथड्स। इसी के अंदर सबसे पहला मेथड हमारे पास आ जाता है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें ये सारे मेथड्स मौजूद हैं। कन्वेंशनल मेथड का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट हुए काफ़ी सारे, देखा गया कि कौन लोग वोट देंगे, क्यों देंगे, एक्सपेरिमेंट किया उन पे और बहुत चीज़ें की गई एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी कि अंदाज़ा लगाया, ऑब्जर्व किया कि फ़लाँ इंसान ऐसा बिहेव क्यों किया है। सोशोलॉजिकल का मतलब ये है कि सोसाइटी में लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैसे बिहेव कर रहे हैं। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि इंसान का जिस्म कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है इस तरह की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। साइकोलॉजिकल मीन्स कि इंसान का रवैया कैसा है इस तरह की गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के साथ। जुरिडिकल मीन्स लॉ का यूज़ करना, यानी कि लॉ की मदद से हम सोसाइटी को कैसे चला सक रहे हैं, पॉलिटिक्स को कैसे चला सक रहे हैं। कंपैरेटिव मीन्स कि दोनों गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाना कि कौन सी वाली बेहतर है। हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट की गवर्नमेंट को स्टडी करना ताकि फ्यूचर की गवर्नमेंट को बेहतर किया जा सके, इसको हिस्टोरिकल कहते हैं। फिर आता है फिलोसफिकल मीन्स कि बड़े गहराई से किसी चीज़ को जानना। तो ये इन सारे मेथड्स के ज़रिए हमने पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा। इसमें आ जाता है कंक्लूजन में जो भी ऊपर पढ़ा है दोबारा दोहरा देना है। फिर आता है रिलेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विद द अलाइड साइंसेज। ये मजीद कंटिन्यू हो रहा है जिसमें हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का बाकी के साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है।
तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री के साथ जोड़ना है, इकोनॉमी के साथ जोड़ना है, सोशियोलॉजी के साथ जोड़ना है, साइकोलॉजी के साथ जोड़ना है। तो हम इन सब को अलग अलग करके समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आती है पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री में इस तरह से रोल अदा होता है कि पास्ट में गवर्नमेंट कैसे थी, पास्ट में जो इवेंट्स हुए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुई तो वर्ल्ड वॉर क्यों दो मुल्कों के बीच लड़ाइयाँ लगी, क्या वजह बनी थी गवर्नमेंट में ऐसी कि दो गवर्नमेंट्स आपस में लड़ पड़ी कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हिस्ट्री सिखाती है कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का इस तरह से एक रोल अदा होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। जैसे कि इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स क्या थे पुराने, और पास्ट में पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, क्यों गवर्नमेंट्स में लड़ाइयाँ लगी, वर्ल्ड वॉर क्यों लगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का हमने ये रोल अदा करना है कि पॉलिटिक्स के अंदर पैसे का क्या रोल अदा होता है, यानी कि टैक्स कैसे लगाए जाते हैं, बजट्स कैसे हैंडल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें सिखाता है पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा यहाँ पे और साइंसेस नहीं ऐड, सोशियोलॉजी सिखा देती है। उसमें यही बताना है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि सोसाइटी कैसे चलती है, सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। तो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो जब पॉलिटिकल साइंस के साथ मिक्स होएगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करेंगे और जो सोसाइटी है वो उस पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे वर्क करेगी। ये चीज़ें हमें ये सब्जेक्ट सिखाएगा पॉलिटिकल साइंस के साथ मिक्स होकर। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसानों के बिहेवियर्स के बारे में, रवैयों के बारे में सिखाता है। तो जब यही सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के साथ मिलेगा तो हमें ये सब्जेक्ट ये सिखाएगा कि लोग पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्यों इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइकोलॉजी की मदद से पता चलेगा। यानी कि जो बातें मैं ऑलरेडी कंसिस्टेंटली ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ाती गई वो दोबारा चैप्टर में भी आ गया है। फाइनल कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में हमने अप्रोचेस को भी मैंने डाल दिया है और वो जो ये आखिरी पॉइंट है वो भी दे दिया। बस इतना ही था। स्टेट दूसरी वीडियो में आएगा।